किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 29 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए, आज के वीडियो में टोटल हम 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो क्लास में आपका एक टेस्ट मिल जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और ये अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के चरित्रों की। देखिए, क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न है कि किस दिग्गज खिलाड़ी ने पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीतकर अपने करियर की अभी में 92वीं जीत दर्ज की और माइकल शुमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो देखिए, ये फार्मूला 1 रेसर आपके हैं लुइस हैमिल्टन। और दूसरा था कि हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है। तो देखिए, देश आपका बांग्लादेश है। और तीसरा था कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाता है। तो देखिए, विश्व पोलियो दिवस को हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। और चौथा था कि हाल ही में आलोक वर्मा को किस राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो देखिए, आलोक वर्मा जो है ये हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और पांचवा था कि गुजराती फिल्मों के किस प्रसिद्ध संगीतकार एवं पूर्व भाजपा सांसद का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए, इनका नाम था महेश कुमार कनोडिया। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में जो बोलीविया में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था वहां पर लुइस एर्से को विजय हासिल हुई। और जबकि लुइस एर्से इनको जो है कुल 55.1% वोट हासिल हुए राष्ट्रपति चुनाव में। और अब जो है जो आपके लुइस एर्से हैं ये जो है 8 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति कार्यालय का जो है कार्यभार संभालेंगे बोलीविया में। और आपको बता दूं, अभी हाल ही में जो आपका बोलीविया देश है तो वहाँ पे जो वहाँ के अंतरिम राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जिनाइन एनेज, इनका स्थान लेंगे लुइस एर्से। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं तो देखिए, इनका नाम है लुइस एर्से। और बोलीविया के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बोलीविया जो आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। और बोलीविया की राजधानी है ला पाज और सुक्रे। और बोलीविया की मुद्रा है बोलीवियानो। और देखिए, बोलीविया का अगर मैप में लोकेशन देखें आप तो देखिए, यहाँ पे देखिए बोलीविया जो आपका है ये ब्राजील के साथ, पराग्वे के साथ, अर्जेंटीना, चिली और पेरू के साथ जो है अपनी सीमाएं शेयर करता है। और दूसरा प्रश्न कि हाल ही में किस देश की संसद के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदिन जो है इनकी अध्यक्षता में छठे ब्रिक्स संसदीय मंच का वर्चुअल आयोजन किया गया था। तो देखिए, आप बता दूं जो आपका रूस है यानी कि रसिया है, तो रूस की जो संसद के अध्यक्ष है इनका नाम है व्याचेस्लाव वोलोदिन। और इनकी अध्यक्षता में अभी हाल ही में जो है छठवें ब्रिक्स संसदीय मंच का वर्चुअल आयोजन किया गया था यानी कि ऑनलाइन आयोजन किया गया था। देखिए, जो आपका ब्रिक्स है BRICS, ठीक है, ये 5 देशों का संगठन है। बी फॉर इसमें हो गया ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये पांचों अक्षरों का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स जो है ये इन 5 देशों का संगठन है। और अभी हाल ही में इसके छठे ब्रिक्स संसदीय मंच का जो वर्चुअल आयोजन है ये रूस के द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? व्याचेस्लाव वोलोदिन, ठीक है। और देखिए, जो ये छठवां ब्रिक्स संसदीय मंच जो था तो इसमें भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया भारत के लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने। और तीसरा प्रश्न है कि HDFC बैंक के MD और CEO कौन थे जो हाल ही में रिटायर हो गए। तो देखिए, HDFC बैंक के जो MD और CEO थे इनका नाम है आदित्य पुरी। देखिए, आदित्य पुरी जो है ये अब रिटायर हो जाएंगे और इनके स्थान पर देखिए बिहार में शशिधर जगदीशन को अपॉइंट किया गया है HDFC बैंक का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक। और एक खास बात और है, देखिए जो कि शशिधर जगदीशन है इन्होंने 27 अक्टूबर 2020 से ही जो है अपना कार्यभार संभाल लिया है। तो आदित्य पुरी जो है ये रिटायर हो गए हैं और इनके स्थान पर कौन आ गए हैं? शशिधर जगदीशन। और देखिए, जो आपका HDFC बैंक है इसका टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। देखिए, आजकल परीक्षाओं में एक नया ट्रेंड चल रहा है टैगलाइन पूछने का। तो बहुत सारे बैंकों की टैगलाइन पूछी जा रही है और HDFC बैंक का जो टैगलाइन है इसको फिलहाल नोट कर लीजिए। इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और HDFC बैंक का मुख्यालय आपका है महाराष्ट्र के मुंबई में और इसकी स्थापना अगस्त 1994 में की गई थी। चौथा प्रश्न की हाल ही में किस स्थान पर भारत अमेरिका के 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन किया गया। तो देखिए, अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया गया था। और देखिए, इस बैठक में अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो और रक्षा सचिव हैं
मार्क ओसोइनो ने, तथा भारत की ओर से जो है इसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया था। देखिए जो आपका ये 2+2 वार्ता होता है, इसकी खास बात क्या होती है, इसमें जो है अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं और विदेश मंत्री हैं दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, और भारत के जो रक्षा मंत्री हैं और विदेश मंत्री हैं ये भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि 2+2, यानी कि दो में जो है इसमें रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, ठीक है, ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इस 2+2 वार्ता में। और इस साल का जो 2+2 बैठक था, इसमें खास बात क्या रही, देखिए इस 2+2 बैठक के दौरान एक अहम समझौते जिसका नाम है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इस पर जो है हस्ताक्षर किया गया था, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और एक खास बात और है, देखिए जो आपका ये 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद था, ये 27 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और देखिए जो आपका पहला 2+2 वार्ता है, यानी पहला 2+2 संवाद है, देखिए ये भी जो है नई दिल्ली में ही सितंबर 2018 में आयोजित हुआ था। और जो दूसरा 2+2 वार्ता है, ये आपका जो है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में 2019 में आयोजित किया गया था। तो पहला 2+2 वार्ता जो है ये सितंबर 2018 में दिल्ली में, दूसरा वाशिंगटन डीसी यूएसए में 2019 में, और तीसरा जो है हाल ही में 27 अक्टूबर को जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये तीनों नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ये क्रम पूछा सकता है, क्योंकि आजकल देखिए 3 साल पहले भी एग्जाम में पहुंच जा रहा है कि 3 साल पहले ये सम्मेलन कब हुआ था। तो मतलब जो खास खास सम्मेलन तो है वही पूछता है एग्जामिनर भी, जहाँ से कुछ सामरिक महत्व की चीज़ें निकलती हैं। तो देखिए इस बार का जो 2+2 वार्ता था, इसमें अहम समझौते जिसका नाम है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर जो है हस्ताक्षर किया गया, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। पांचवा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने की घोषणा की है। तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जो है मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की है। और इन पुलिस स्टेशनों को जो है मामला दर्ज करने और स्वतंत्र रूप से जो है जितने भी मानव तस्करी के मामले होंगे उनकी जांच करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिया जाएगा। और देखिए जो ये नए पुलिस स्टेशन जो बनाए जाएंगे, जो कि मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन होंगे, ये जो है केंद्र सरकार के महिला सुरक्षा प्रभाग के निर्देशों के बाद स्थापित किया जा रहा है। देखिए केंद्र सरकार ने इन इकाइयों के लिए धन भी आवंटित किया है, और इसीलिए जो है इसी धन का उपयोग करके उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में ये डिसाइड किया है कि अब उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन जो है ये बनाए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के देखिए मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है इनका नाम है आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है, देखिए ये गोमती नदी किनारे स्थित है, और उसको नवाबों के शहर के नाम से भी जानते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। छठवां प्रश्न है कि श्री गुरु तेग बहादुर का जो 400वां जयंती है ये किस वर्ष मनाया जाएगा। तो देखिए जो कि श्री गुरु तेग बहादुर है, जो कि सिखों के गुरु थे, ठीक है, तो इनका 400वां जयंती मनाया जाएगा 2021 में। देखिए जो कि गुरु तेग बहादुर है, इनका जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में, और इनकी मृत्यु 11 नवंबर 1675 को हुई थी। और आपको बता दूं जो आपकी श्री गुरु तेग बहादुर इनके बारे में अपडेट क्या है। देखिए अभी हाल ही में श्री गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, और जो भारत के केंद्रीय गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला, ये 70 सदस्यीय इस उच्च स्तरीय समिति के सदस्य सचिव होंगे। सातवां प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज यानी कि स्वतंत्र प्रभार कौन है। तो देखिए भारत के जो केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, इनका नाम है मनसुख मंडाविया। देखिए बिहार में केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया जो इन्होंने तमिलनाडु में वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट की डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन किया। और ये सुविधा जो है देखिए ये जो है ट्रक पार्किंग टर्मिनल के अंदर 18,357 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बनाई गई है, जिसे कारखानों से सील होकर आए निर्यात के सामानों से भरे कंटेनरों की सीमा शुल्क निकासी सुविधा के लिए सागर माला योजना के तहत जो है विकसित किया गया है। और आठवां प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है। तो देखिए आपको बता दूं अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला जो पहला हवाई अड्डा है आपका है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और देखिए अभी हाल ही में जो आपका हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसने घरेलू यात्रियों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए संपर्क रहित ई बोर्डिंग सुविधाएं शुरू की हैं। और देखिए जो आपका ये ई बोर्डिंग सुविधा है ये स्वदेशी रूप से विकसित डिजिटल समाधान का उपयोग करता है, जिसके उपयोग से यात्री कतारों और प्रतीक्षा समय से जो है बच सकते हैं।
और नवा प्रश्न है कि किस संस्था ने संपर्क रहित कैशलेस भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए रुपे फेस्टिव कार्निवाल शुरू किया है। तो देखिए ये संस्था आपकी है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI। और जो आपका ये रुपे फेस्टिव कार्निवाल है तो देखिए इस अभियान के तहत कैशलेस भुगतान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रुपे कार्ड के उपयोगकर्ताओं को विभिन्न ब्रांडेड वस्तुओं की खरीद पर कुल 65% तक जो है लाभ और छूट प्रदान किया जा रहा है। तो याद रखिएगा कि जो आपका रुपे फेस्टिव कार्निवाल है इसको शुरू किया किसने? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान ने एंटी एजिंग यौगिक का उत्पादन करने के लिए कम लागत वाली तकनीकी विकसित की है? तो देखिए ये संस्थान आपका है IIT गुवाहाटी। याद रखिएगा ये IIT गुवाहाटी ने एंटी एजिंग यौगिक का उत्पादन करने के लिए अभी हाल ही में कम लागत वाली तकनीकी विकसित की है। देखिए एजिंग का मतलब हो गया अगर आप बुढ़ापे हैं, बुढ़ापे में मतलब जा रहे हैं, मतलब आप 60 साल के हो गए, तो अगर आपको जवान होना है तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें खानी पड़ेंगी जिससे आपका स्किन मेंटेन रहे, आप जवान रहें। तो क्या क्या यूज़ करेंगे ये IIT गुवाहाटी वाले इस चीज़ के लिए? और IIT गुवाहाटी के जो शोधकर्ता हैं देखिए इन्होंने एंटी एजिंग यौगिक का उत्पादन करने के लिए एक तकनीकी विकसित की है। और ये तकनीकी जो है सिट्रस फलों और छिलकों जैसे कृषि संसाधनों की विस्तृत श्रृंखला से साइको एक्टिव दवाओं और एंटी एजिंग यौगिकों का उत्पादन करने के लिए एक कम लागत वाली झिल्ली तकनीकी है। और 11वां प्रश्न है कि श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हाल ही में किस बीमारी की स्क्रीनिंग के लिए एक उपकरण विकसित किया है? तो देखिए जो आपका श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसने भी हाल ही में जो आपका ओरल कैंसर यानी कि जो मुंह का कैंसर होता है तो इसकी स्क्रीनिंग के लिए एक डिवाइस विकसित किया है। और देखिए ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए जो ये डिवाइस बनाया गया है इसका नाम रखा गया है हैंड हेल्ड इमेजिंग डिवाइस। और देखिए ये जो डिवाइस है ये मुंह के शुरुआती चरणों में ट्यूमर का पता लगा सकता है। और सबसे खास बात देखिए जो आपका श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो इसका एक स्टार्टअप, इसका नाम है सास्कैन मेडिकेट। इसने जो है इस स्क्रीनिंग डिवाइस को बनाया है, इसका नाम क्या है? हैंड हेल्ड इमेजिंग डिवाइस, जो कि क्या करेगा, जो मुंह का कैंसर है उसके शुरुआती चरण का जो है ये स्क्रीनिंग करके पता लगा लेगा और उसका ट्रीटमेंट होगा और आदमी ठीक भी हो सकता है, मुंह के कैंसर से बच सकता है। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना जिसे चिनार कॉर्प्स के नाम से जाना जाता है द्वारा इन्फेंट्री दिवस के रूप में मनाया गया? तो देखिए तिथि आपकी है 27 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को हम इन्फेंट्री दिवस को मनाते हैं। देखिए 27 अक्टूबर 1947 में घटना हुई थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो पाकिस्तान ने सोचा कि हम जो है जो आपका जम्मू कश्मीर है उसको कब्जा लें, लेकिन जो हमारे भारत के जो वीर सैनिक थे तो इन्होंने पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को मुंह तोड़ जवाब दिया और बहुत सारे हमारे वीर सैनिक वहाँ पे शहीद भी हो गए इस अभियान में। तो इसीलिए जो है 27 अक्टूबर को उनको याद करने के लिए इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है भारत के इंडियन आर्मी के चिनार कॉर्प्स के द्वारा। और देखिए इस साल 27 अक्टूबर 2020 को हमने 74वां इन्फेंट्री दिवस मनाया है। 13वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस को हम 28 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं। देखिए इस साल 19वां अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया। और देखिए सन 2002 की बात है, 2002 में जो है एक संगठन है आसिफा, इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस को जो है मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और देखिए जो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस है जो कि 28 अक्टूबर को मनाता है। देखिए ये दिन जो है ये पेरिस में 28 अक्टूबर 1892 में एमिल रेनॉल्ट के थिएटर ऑप्टिक के पहले सार्वजनिक प्रदर्शन की याद जो है दिलाता है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन तीसरी बार गिनी के राष्ट्रपति चुने गए हैं? आंसर बताइए। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में तन्मय मनोज श्रीवास्तव ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? उत्तर बताइए। तीसरा कि हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो जो है इसने बढ़ते रूसी और चीनी खतरे का मुकाबला करने के लिए किस देश में नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर बताइए। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? उत्तर बताइए। और पांचवा के निम्न में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? आंसर बताइए। तो इसी के साथ आज करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।